क्या लिखे कि हमें हमारे पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएं। तो आज के इस वीडियो में आप ये सब कुछ अच्छे से जानने वाले हो और मुझे पूरा यकीन है ये जानने और फॉलो करने के बाद आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। मेरा ना एक दोस्त था शुभम, पढ़ाई में बहुत होशियार था। अपने स्कूल में जब क्लास के एग्जाम्स होते थे हमेशा टॉप करता था। कभी भी उसके कम नंबर नहीं आए। 100 में से कभी 90 तो कभी 95 ऐसे तो जरूर आते थे। 10th का बोर्ड था और सबको बहुत एक्सपेक्टेशन थी उससे। आखिर वही तो एक लड़का था जिसे सब कुछ आता था। ओरल्स और प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में उसे फुल मार्क्स मिले और फिर 10th बोर्ड स्टार्ट हुए। 3 महीने बाद जब बोर्ड्स के रिजल्ट आए तो उसके होश उड़ गए। उसके क्या, जो भी लोग उसको अच्छे से जानते थे सबको शौक लगा। 90 वाला बच्चा 75 जो लेकर आया था उसे समझ नहीं आया कि जब उसने सब कुछ लिखा तो उसके मार्क्स गए कहाँ। उसने पेपर रीचेकिंग में डाला और वहाँ यही रेक्टिफाई हुआ कि उसने जो लिखा है ना तो वो वैलिड सीक्वेंस में है और इतना धुंधला है कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही कंक्लूजन अल्टीमेटली निकला और वो वहीं रह गया, कोई मार्क्स नहीं बढ़े। स्कूल होते तक लोगों ने उसकी गलती को नजरअंदाज किया क्योंकि सब उसे जानते थे, लेकिन बोर्ड एग्जामिनर्स को क्या फर्क पड़ता उससे। बस इसी वजह से हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों अब मैं आपसे पूछूंगा, शुभम के मार्क्स कम क्यों आए होंगे? क्या उसने पढ़ाई नहीं की थी या फिर वो एक कमजोर स्टूडेंट था? नहीं, क्योंकि उसकी लिखावट, उसकी राइटिंग ही बहुत खराब थी। उसका प्रेजेंटेशन बिलो एवरेज था। शायद अब आप इस पॉइंट के इंपोर्टेंस को समझ गए होंगे। हाँ मानता हूँ, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने का कोई अलग से मार्क्स नहीं मिलता है, लेकिन अगर अच्छे से नहीं लिखो तो बहुत सारे मार्क्स चले भी जाते हैं। हेलो दोस्तों, मुझे पता है एग्जाम का सीजन आ चुका है। सभी के एग्जाम चल रहे होंगे, कुछ के चल रहे हैं तो वही कुछ होंगे जिनके एग्जाम्स आने को हैं। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन पता है इससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है? इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि जो कुछ लिखा है आपने वो ड्राफ्ट अच्छे से होना चाहिए। पेपर प्रेजेंटेशन का एक्सीलेंट होना बहुत जरूरी है। तो ऑडियंस की भारी डिमांड और कॉन्सेप्ट के अंदर सॉलिड दम होने की वजह से मैं त्रिलोक सैनी आप सभी के एग्जाम्स में पूरे नंबर दिलाने का वादा करता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने आंसर पेपर्स को नीट एंड क्लीन लिखकर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपसे कुछ मेथड शेयर करूंगा जो आपके राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं पेपर प्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ डूज और कुछ डोंट्स बताऊंगा। यानी अगर आप एक्सीलेंट पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे अपने पेपर में और क्या नहीं करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डोंट्स की। नंबर 1, डोंट ओवर क्राउड द पेज। पेजेस पर भीड़ जमा मत करो। पहली चीज जो नहीं करनी है वो है कि किसी भी वजह से पेजेस को ज्यादा भरने से बचो। पेजेस मिले हैं आंसर्स लिखने के लिए, इसे कहानियां वेब सीरीज की तरह खींचने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स इस वजह से भी कटते हैं कि वो पेजेस भरने में इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या रिलेवेंट है और क्या इररिलेवेंट। ये चीज आपके मार्क्स कम कर सकती है, इसलिए पेज को मैसअप मत करो, बल्कि इस तरह आंसर लिखो कि वो स्मूथ लगे, ना कि जबरदस्ती ठूसा हुआ। नंबर 2, डोंट डू एक्सेसिव डेकोरेशन। ये बात तो मुझे 7वीं में ही मालूम पड़ गई थी। उससे पहले अक्सर मैं भी यही गलती करता था। देखो, कुछ लोग होते हैं जो अपनी एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में आंसर शीट के अंदर ड्राइंग्स बनाने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसे अच्छा दिखाने के लिए। जबकि भाई ऐसा नहीं है, ये सबसे बेकार कोशिश होगी आपकी और इसे बोर्ड्स में तो बिल्कुल नहीं करना है, वरना एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा। ऐसा आपके टीचर्स ने भी जरूर बोला होगा आपको। सिर्फ जहाँ कुछ बॉक्सेस बनाने की जरूरत है या जहाँ अंडरलाइन करने की जरूरत है सिर्फ उतना करो, बहुत है। नंबर 3, डोंट इंक्लूड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम बिना पढ़े एग्जाम में बैठ जाते हैं। जब हमें टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं होता तो हम कुछ भी अपने मन का ठोकने लगते हैं। चलो इस केस में और आप कर भी कह सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़ा है और आप अच्छे से परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो, मैं 90+ या 95+ वालों के लिए बोल रहा हूँ, कभी भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यानी जिनका कोई लेना देना ही नहीं है हमारे टॉपिक से, हमारे क्वेश्चन से, उसे अगर लिखोगे तो शायद तुम्हें तुम्हारे सही आंसर्स लिखने के भी मार्क्स ना मिले। ऐसा अक्सर लैंग्वेज के सब्जेक्ट में होता है। लिखना होता है एक्सपेंड द आइडिया पॉल्यूशन और आप साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी की बातें लिखने लगते हो जिसका मेन टॉपिक से कोई रिलेशन ही नहीं है। इससे पढ़ने वाला तो डिस्ट्रैक्ट होगा ही, प्लस आपके अच्छे खासे आंसर्स जो आपने लिखे होंगे उसे भी यूजलेस मार्क करके हटा देगा। नंबर 4, डोंट रश द प्रेजेंटेशन। गंदगी मत करना पेपर में। बोर्ड हमेशा एनफ टाइम देता है लिखने को, जल्दबाजी के चक्कर में बार बार काटाकुटी मत करना पेपर में। इससे एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर का तुम्हारे ऊपर। अब जैसे पेपर की शुरुआत ही तुमने इतनी गंदगी से की और उसने अभी सिर्फ पहला पन्ना देखा है, अब यहाँ से अगले जो 10 पन्ने के आंसर्स तुमने लिखे होंगे उन सब की वो उम्मीद कर चुका होगा और उसका मोटिवेशन भटक जाएगा। ये तुम्हारे लिए माइनस पॉइंट रहेगा, इसलिए जल्दबाजी मत करो, आराम से श्योर होने के बाद लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। नंबर 5, डोंट यूज इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। देखो, प्रैक्टिस में तो चलता है, लेकिन जब हम बोर्ड्स का पेपर लिखते हैं तो हमें एक सीक्वेंस में लिखना है, एक कंसिस्टेंट फ्लो बना होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बात करूं और अचानक कभी एकदम हाई टोन यूज करूं, फिर नॉर्मल हो जाऊं और फिर लो टोन में आ जाऊं, मुझे पता है आप पसंद नहीं करोगे, शायद मैं कितना ही अच्छा क्यों ना बोल जाऊं। बिल्कुल इसी तरह एग्जामिनर को भी पसंद नहीं आएगा अगर एक कंसिस्टेंट फ्लो में ना जाकर एक कंफ्यूज्ड फॉर्मेट को आंसर पेपर में लिखोगे। जिस तरह क्वेश्चन पेपर में दिया है उसी सीक्वेंस में आगे बढ़िए। अगर सवाल ना आता हो तो उसे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों अब जानते हैं कुछ ऐसी चीजें जो हमें करनी है टू मेक और पेपर ब्राइट। ये सब हमें करना ही है। नंबर 1, डू यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। सबसे पहली चीज की जो भी आंसर्स लिखोगे ना वो एकदम क्लियर लिखना, यानी उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, साफ साफ पता चलना चाहिए कि कहना क्या चाहते हो और अपने प्रेजेंटेशन को एकदम सिंपल लैंग्वेज में रखना। अब देखो भाई, वो एग्जामिनर भी एक इंसान है, सिंपल प्रेजेंटेशन उसके लिए आसान होगा और ये फैक्ट तुम्हारे पेपर को वेल प्रिपेयर्ड दिखाने में हेल्प करेगा। इसलिए हमेशा क्लियर और सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। नंबर 2, डू एंगेज योर एग्जामिनर।
जैसे हम कोई स्पीच शुरू करते हैं, हम अगर शुरुआती एकदम बोरिंग और इररिलेवेंट तरीके से करेंगे तो लोग हमारे 5 मिनट की स्पीच को 30 सेकंड के बाद ही इग्नोर करना शुरू कर देंगे और हमें बहुत ही खराब फीडबैक मिलेगा। एग्जैक्टली दोस्तों, अपने पेपर में आपको यही चीज अप्लाई करनी है। देखो, आंसर हमेशा कॉमन ही होता है, बस आपके बताने का तरीका डिसाइड करता है कि वो एंगेजिंग है या बोरिंग। तो पेपर में जब भी लिखोगे, एक एंगेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब डिटेल आंसर लिखोगे तो शुरू के 2 पॉइंट सबसे जबरदस्त लिखना। इस तरह एग्जामिनर को एंगेज करना सीखो। नंबर 3, डू रिस्पेक्ट टाइम लिमिट्स। टाइम को रिस्पेक्ट करने की आदत डाल लो। बहुत स्लो लिखने की जरूरत नहीं है और बहुत फास्ट भी नहीं, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में तुम फिजूल में अपने मार्क्स गंवा दोगे। इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही अपने पेपर को फिनिश करने की प्रैक्टिस शुरू करो। एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर को लिखो। टाइम लिमिट्स को इग्नोर नहीं बल्कि रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे। नंबर 4, डू सेटिस्फाई मोर इन सम लाइन्स। जब कोई टीचर लेक्चर लेने के लिए तुम्हारे क्लास में एंटर होता है और अगर वो कुछ भी बोलकर चला जाएगा, तुम्हें उसकी बातें समझ नहीं आएंगी या उसका पढ़ाया हुआ मीनिंगलेस लगेगा, तो ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली तुम उसे पसंद नहीं करोगे। बस यही होगा तुम्हारे साथ पेपर में। अगर तुमने अपने आंसर से एग्जामिनर को सेटिस्फाई नहीं किया तो 2 पेज के आंसर्स पर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वालिटी और क्वांटिटी की लड़ाई में हमेशा क्वालिटी जीतती है। इसलिए कुछ एक्स्ट्रा लाइन बड़ा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए लिखो ताकि थोड़ा सेटिस्फाई किया जा सके। नंबर 5, डू प्रूफ रीडिंग एट द एंड। जब पेपर पूरा हो जाए तो एंड में एक प्रूफ रीडिंग करनी है। प्रूफ रीडिंग का मतलब है जो कुछ तुमने लिखा है उसे बोल बोलकर चेकआउट करना। इसके 3 फायदे हैं। गलतियां पकड़ सकते हो, अगर कोई आंसर छूट गया है तो उसे रेक्टिफाई करके लिख के अपने मार्क्स बता सकते हो, और सबसे जरूरी कि अपने सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सकते हो कि भाई साहब पेपर तो मस्त गया है। वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं एंड में ये भी सिखाऊंगा कि नीट और क्लीन कैसे लिखोगे, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन का बैकबोन ही यही है। अगर तुम एग्जाम लिख रहे हो तो सच बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं है, इसलिए इसे मजाक में लेना बंद करो और सीरियस वे में लिखो। एग्जामिनर को सिर्फ तभी तुम्हारी सीरियसनेस समझ आएगी जब नीट और क्लीन अंदाज में तुमने पेपर लिखा होगा। इससे तुम्हें क्लियरिटी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, तुम प्रोफेशनल लगोगे और तब तुम्हारे अच्छे नंबर्स आने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं तुम सभी के साथ 6 टिप्स शेयर करूंगा जो तुम्हारी हैंडराइटिंग को एकदम नीट और क्लीन दिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस रेगुलरली। किसी भी दूसरी स्किल की तरह हैंडराइटिंग भी तभी इंप्रूव होगी जब तुम रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे। अच्छी हैंडराइटिंग निकल कर आने के लिए थोड़ा तो समय देना होगा। प्रैक्टिस के भी कुछ टिप्स दे देता हूँ। पहली चीज तो लेटर के साइज या फिर वर्ड्स के बीच स्पेस और जब अलाइनमेंट करोगे या पैराग्राफ चेंज करोगे, बस इन चीजों पर ध्यान देना है और इन्हें इंप्रूव करने की प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर ऑल यही तो हैंडराइटिंग प्लॉट है। नंबर 2, चूज द राइट पेन। अलग अलग पेन से लिखना छोड़ दो। एक स्टाइल की हजारों पेन पड़ी है मार्केट में, बस उसी एक स्टाइल को चूज करना है। एक पेन बहुत अफेक्ट करता है तुम्हारी राइटिंग को। अब सवाल आता है कि सही पेन का सिलेक्शन कैसे करें। तो देखो भाई, अपने आप को देखकर पेन सिलेक्ट करो कि तुम्हें क्या सूट कर रहा है। ऐसे इंक को ढूंढो जो बहुत अच्छा दिखता हो। अगर तुम मोटा और स्मूथ लिखना चाहते हो तो तुम्हें क्वालिटी जेल पेन लेना चाहिए, और अगर तुम नीट अपीयरेंस चाहते हो तो तुम्हें रोलर बॉल या फाउंटेन पेन चाहिए होगा। इनफैक्ट तुम अपने हाथों के साइज से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारी हथेली पतली है तो थोड़ा थिक पेन यूज करो, और अगर तुम्हारी हथेली मोटी है तो थोड़ा लाइट पेन। सही पेन का सिलेक्शन राइटिंग पर बहुत इंपैक्ट डालता है। नंबर 3, मेंटेन प्रॉपर पोस्चर एंड ग्रिप। अपने पैरों को फ्लोर से सीधा चिपकाकर आराम से सीधे बैठो। फिर जो पेन का ग्रिप होता है ना, उसे इस तरह पकड़ो कि तुम एकदम रिलैक्स फील कर सको। तुम्हारी उंगलियां बराबर से पेन के साथ तालमेल बिठा रही हो। तो अगर इस तरह से पेन को एक अच्छे ग्रिप के साथ लिखोगे तो हैंडराइटिंग भी अट्रैक्टिव निकलेगी। एक अच्छे पोस्चर में बैठने से तुम्हारे हाथों का मूवमेंट तुम्हारे पेपर पर बहुत स्मूथली होगा, इसीलिए एक अच्छे पोस्चर में बैठो। नंबर 4, स्पेस योर वर्ड्स स्मार्टली। वर्ड्स के बीच में स्पेस ना समझ आना ये खराब हैंडराइटिंग का असली कारण होता है। इसलिए शब्दों के बीच सही मायने में जगह छोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे 2 अलग पैरा के बीच 2 फिंगर स्पेस। सेंटेंस के हर वर्ड में कंसिस्टेंट स्पेस, किसी में ज्यादा या किसी में कम नहीं। वर्डिंग को स्पेसिंग के साथ लिखने से नीट और क्लीन अंदाज में पेपर तो दिखता ही है, साथ ही एग्जामिनर को भी पेपर समझने में बहुत आसानी होती है और आपके आंसर्स में क्लियरिटी दिखती है। नंबर 5, प्रैक्टिस अंडर एग्जाम्स कंडीशन। अब से खुद को एग्जाम हॉल में इमेजिन करके पेपर लिखना शुरू कर दो। हाँ जी बिल्कुल, एक टाइम सेट करो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करो और शुरू हो जाओ बिल्कुल उसी तरह एग्जाम देने के लिए जिस तरह कुछ दिनों बाद तुम एग्जाम हॉल में दोगे। एग्जाम कंडीशंस के अंदर प्रैक्टिस करने से स्टूडेंट को खुद उसकी अपनी कैपेबिलिटी का पता चलता है, और हर बार थोड़ी इंप्रूवमेंट से न सिर्फ उसकी हैंडराइटिंग बल्कि उसकी स्पीड ऑफ राइटिंग भी बढ़ती है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कमाल की चीज है। नंबर 6, सीक फीडबैक। जब आप इतना सब कर लेते हो तो अब आप स्वयं जब भी कुछ लिखते हो ना, जैसे सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया या प्रैक्टिस की, तो इनमें से किसी एक पेज को लेकर अपने पेरेंट्स को दिखाओ और उनसे फीडबैक लो कि हैंडराइटिंग कैसी है। अपने दोस्तों में से किसी से पूछो, इससे आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक तो मिलेगा ही, साथ ही सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। देखो दोस्तों, एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना बहुत जरूरी है। एक अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन आपको काफी खूबसूरती से अच्छे नंबर दिला सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने एग्जाम में काफी कुछ बेहतर कर पाओगे। बाकी वीडियो अच्छा